हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो लास्ट पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वन इज़ अबाउट पोर्ट्स, राइट। पोर्ट्स से रिलेटेड था और मैंने आप लोग को ये बताया था कि पोर्ट्स ना इस साल इम्पॉर्टेंट इस साल भी हैं, बिकॉज 2025 में ना अगस्त के बाद से 3 एक्ट्स पास हुए हैं इंडियन शिप। बहुत पुराना जो इंडियन शिप पोर्ट्स एक्ट था 1907 का अराउंड का, उसे रिप्लेस किया गया है। वेसल वाला एक्ट एक पास हुआ है। वेसल्स की डेफिनेशन को थोड़ा ब्रॉडर किया गया है। एंड आपको पता है इजराइल ईरान वॉर के बाद ये वेसल्स वगैरह काफ़ी न्यूज़ में है। सो आई थिंक दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन लिंकिंग इट टू द करंट अफेयर्स। ओके, चलिए जी, ये क्वेश्चन हम दोबारा सॉल्व कर लेते हैं जस्ट फॉर द रिविजन। ओके, तो पारादीप पोर्ट जो है एक मैन मेड पोर्ट है और ये उड़ीसा का पोर्ट है। ठीक है, ठीक है। देन कम्स, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का। ठीक है। देन कम्स तूतीकोरन। तूतीकोरन नाम पता ही होगा मोस्टली लोगों को, तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में ना 3 पोर्ट्स हैं। अभी मैं आपको इनका सीक्वेंस बता देती हूँ। इसको ना यहाँ बना लेती हूँ मैं। हाँ, ये तो ये रहा जी तमिलनाडु। ठीक है। अब तमिलनाडु में जो ये तूतीकोरन पोर्ट है ना, ये सबसे नीचे है। ठीक है, ये सबसे नीचे है। उसके ऊपर आता है ये चेन्नई पोर्ट आता है। ठीक है, चेन्नई पोर्ट आता है, फिर ये तूतीकोरन तो है ही। और यहाँ पे ना एक इन्नौर पोर्ट है जिसको कामराजा पोर्ट भी कहते हैं। और ये पोर्ट ना, दिस पोर्ट वॉज स्टैब्लिश एज अ कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ था, ना कि ये पोर्ट्स एक्ट में रजिस्टर हुआ था। तो ये एक और ये चीज़ है। इसके ऊपर आ जाते हैं ना, तो ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। तो इसमें ना एक पोर्ट है जिसे विशाखापट्टनम कहते हैं, विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में ये जो काकीनाडा है ये माइनर पोर्ट है। मैं मेजर पोर्ट्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेजर पोर्ट्स की। पारादीप यहाँ उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, उससे ऊपर ये हल्दिया कोलकाता वाला पोर्ट आ जाएगा, डायमंड हार्बर के पास। ठीक है। देन वी हैव हेयर कोची पोर्ट। यहाँ पे अल्पुजा पोर्ट भी है जो माइनर पोर्ट पे है भी है। मैं पोर्ट्स रिवाइज करा दे रही हूँ। यहाँ पे है कर्नाटका, तो यहाँ पे है न्यू मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, उससे ऊपर है गोवा, तो ये है मरमगांव गोवा पोर्ट। ठीक है, उससे ऊपर ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 मेजर पोर्ट हैं। ऊपर आ जाता है मुंबई पोर्ट और नीचे आ जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और उसके ऊपर है कांदला पोर्ट। कांदला पोर्ट वॉज डेवलप इन समवेयर 1960s। 1960s में क्यों डेवलप हुआ था? बिकॉज उससे पहले ना हमारे पास पोर्ट होता था जिसको कराची पोर्ट होता था, बट पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया, तो उसका रेप्लिका हमने गुजरात में कांदला पोर्ट एज अ स्टैब्लिश किया। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, दैट इज मेजर पोर्ट एंड देन वी हैव माइनर पोर्ट्स। ठीक है, माइनर पोर्ट्स का जो भी केयर टेकर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सब कुछ है, वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। मेजर पोर्ट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। मेजर पोर्ट्स 12 हैं और 13 एक और बन रहा है मुंबई में। ठीक है, चलो जी, ये पोर्ट्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी और पोर्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। चलो इसको पारादीप उड़ीसा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तूतीकोरन तमिलनाडु, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, अल्पुजा। अब आप इसको मैच कर लोगे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर लाइटर देन एयर? इट्स बेसिकली जनरल साइंस से रिलेटेड सवाल है और इसको ना अच्छे से समझ लो। लाइटर देन एयर का मतलब क्या होता है? जिसका जो एटॉमिक वेट है, ठीक है, मोलर मास है, एवरेज मोलर मास, बेसिकली वेट तो नहीं, एटॉमिक वेट तो नहीं, मोलर मास जो है और जिसकी डेंसिटी है वो लेस देन होगी एयर से, तो वो लाइटर होगा एयर से। ठीक है, अभी पहले आपको एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट भी पता होना चाहिए, राइट। सबसे ज़्यादा परसेंटेज में एयर में कौन है? नाइट्रोजन। देन वी हैव ऑक्सीजन, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड है कि आर्गन है, बता रहा। ठीक है, यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जो 0.003 होता था, अब वो बढ़ चुका है पार्ट्स पर मिलियन। प्लीज़ उसको देख लो। क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट रीजन। दे कैन आस्क द नंबर एज वेल। ठीक है, और यही कार्बन बजट की ही तो लड़ाई है जो हम डिस्कस करते हैं UNFCCC में। ठीक है, जो डेवलप वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज़ का है वो कार्बन बजट पे ही इशू है। ठीक है, चलिए जी, इस पे आते हैं। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, देन सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड देन हीलियम He। तो इसमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन एयर। तो अब ना हमेशा के लिए लाइफ में
याद कर लो, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये तो होंगी ही होंगी, ठीक है। इसके बाद होगी मीथेन, उसके बाद होगी अमोनिया, फिर होगी नियॉन एंड देन कार्बन और मोनोऑक्साइड, ठीक है। बस 1 2 3 4 5 6, ये 6 गैसेस हैं जो एयर से लाइटर होती है, एलिमिनेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो हीलियम और हाइड्रोजन तो सबको याद हो जाएगा, ठीक है। नियॉन भी याद हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया और मीथेन, ठीक है। तो इसमें कुछ सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज हीलियम, सो ए इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज अगेन जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सिल्वर आर्टिकल, अगर आपने सिल्वर की कोई चीज़ देखी हो ना, चांदी की, जैसे सपोज करो चांदी की पायलें ही, अगर वो प्योर चांदी की पायलें हैं ना, तो आप देखना वो ना काली पड़ जाएंगी। या कुछ घरों में ना चांदी का ग्लास भी होता है, चांदी का चम्मच भी होता है, जिसको वो साफ करते रहते हैं दंत मंजन से, मैंने देखा है एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल। वो ना ब्लैक हो जाते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न, अब काला है, हवा में रखा है, हवा में मतलब हवा में नहीं, मतलब ऐसे ही अगर कोई चीज़ ओपन रखी हुई है, देन इट विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड द मॉइस्चर, तो उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर होगा ही होगा। अब आप समझ रहे हो, ये चीज़ समझ रहे हो, चांदी की पायलें रखी हुई हैं या कोई पहना है और वो वक्त के साथ साथ काली हो रही हैं, दैट इज़ बिकॉज वो मॉइस्चर या एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, राइट। सो सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन इट एक्सपोज टू एयर, ठीक है, सही बात है, राइट। इट हैपन्स ड्यू टू कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, यस। क्या होता है ना, सिल्वर जो है वो रिएक्ट, इस प्रोसेस को पहले तो याद रख लो, इसको कहते हैं टारनिशिंग या कोरोजन। कोरोजन आयरन में भी होता, आयरन की कोई चीज़ होगी ना, अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा ना, तो वो रेड टर्न कर जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा आयरन, ठीक है। वैसे यहाँ आयरन की नहीं, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है। तो यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं टार्निशिंग और कोरोजन, एंड इट हैपन्स बिकॉज सल्फर हैव एफिनिटी टू रिएक्ट विद, मैंने चाहे सल्फर बोल दिया, सिल्वर हैव द एफिनिटी टू रिएक्ट विद सल्फर और oxygen. So this question is correct, this statement is correct, answer is D. चलिए जी नेक्स्ट पे। So this is from environment plus current affairs, ठीक है। क्या हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर, आई थिंक समवेयर अराउंड 2023-2024 की स्टार्टिंग की बात है ये सब ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने, बिकॉज आपको पता है दिल्ली की जो ज्योग्राफी है वो सी टाइप ज्योग्राफी है, और सबको ही पता होगा कि जो भी करंट अफेयर्स फॉलो करता है कि भाई अगस्त अक्टूबर के बाद से दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की बहुत समस्या हो जाती है, स्मॉग, मतलब रहा भी नहीं जाता। लोग वाटर प्यूरिफायर तो छोड़ो, एयर प्यूरिफायर्स भी लोगों के घर लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, और वो भी बड़े बड़े। इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू लिव इन दिल्ली, राइट। सो स्मोक टावर्स तो लगे हैं और वो स्मॉग क्रिएट हो जाती है, राइट। एंड दिस प्रॉब्लम परसिस्ट फ्रॉम एंड ऑफ अक्टूबर से लेके, एंड देन दिवाली आ जाती है, तो फिर उसके बाद पराली जलाते हैं हरियाणा, राजस्थान, यूपी, वेस्टर्न यूपी एंड देन पंजाब के फार्मर्स वगैरह, ठीक है। और ये परसिस्ट करता है कब तक, टिल फैब और मार्च तक। इसमें एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट विंटर्स का भी है, बिकॉज विंटर्स में ना आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, प्लीज़ सुन लेना, बिकॉज समवेयर इट माइट हेल्प यू इन यूपीएससी और यूपीपीसीएस। विंटर्स में ना एयर सिंक करती है, हाई प्रेशर कंडीशन है, विंटर में एयर सिंक करेगी। ऑलरेडी यहाँ पे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मॉग मौजूद हैं, तो वो पार्टिकल्स पे और प्रेशर लगाएगी तो वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। स्मॉग की कंडीशन, स्मॉग क्यों ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस। सो इससे रिलेटेड ना करंट न्यूज़ में थी, और आने वाले 1-2 दिनों में मैं करंट अफेयर्स क्लासेस अब चालू करूँगी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक चालू करूँगी, एक टॉपिक उठाऊँगी, उसका स्टैटिक, उसका बैकग्राउंड, उसका सब कुछ। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट, सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द करंट अफेयर्स ऑल्सो। चलो जी इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हाँ, ये तो कहानी थी, राम कहानी थी। अब इसमें क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बायो डिकम्पोजर्स और स्प्रे तैयार किया था,
ठीक है. Biodecomposers, the solution is provided free of cost to the farmer to help convert stubble into manure. Correct. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? दिल्ली को होती है. तो दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि वो फार्मर्स को फ्री में ये सब देगी कि भैया पराली नहीं जलाओ, स्टबल बर्निंग नहीं करो. ठीक है. बायोडिकम्पोजर्स और पूसा, इसको पूसा डिकम्पोजर्स भी कहते हैं क्योंकि अब अच्छा चलो आप बताओ इसे पूसा डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं, पूसा क्या है. ठीक है. सो बायो डिकम्पोजर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ सेवरल फंगाई. यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. सो डी इज द आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है एंड आई डोंट नो कि ये कवर हुआ है या नहीं. विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेटी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यस. एस्टिमेट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसके साथ रिलेटेड होती है? कैग के साथ. ठीक है. कैग की रिपोर्ट को एसेस करना, ये क्वेश्चन हमने किया था. एस्टिमेट कमेटी बजट एस्टिमेट से होती है और एस्टिमेट कमेटी इज फ्रॉम लोकसभा ओनली. और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कमेटी रही है. और कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये PSUs और जितने भी सरकारी कंपनी उनसे रिलेटेड देखती है. तो ऑल थ्री आर द कमिटीज. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे. सो दिस क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर ऑल्सो बिकॉज आपको पता होगा इज़राइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इनकी मीटिंग हुई थी अबू धाबी के आसपास. ठीक है. और एक और चीज़ डेवलपमेंट हुई थी कि UAE ने ओपेक प्लस छोड़ दिया है, कार्टेल सिस्टम जिसको कहते हैं. अभी ये करंट अफेयर्स से इम्पॉर्टेंट है. एंड द UPSC next year 2027 and UPPSCS 2026 there is a high chance कि वो इनकी मेंबर कंट्रीज पूछ लें. ये भी काफ़ी कुछ पूछ सकते हैं रिलेटेड टू GCC एंड ओपेक एंड ओपेक प्लस. तो करंट अफेयर्स में हम इसे इंक्लूड करेंगे. डू नॉट वरी अबाउट दैट. आते हैं इस क्वेश्चन पे, दैट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है. पहले तो ये बात याद रख लो, गल्फ की बात है तो ये इज़राइल है, ये रहा हमारा गाज़ा, ये रहा हमारा वेस्ट बैंक, ये है सऊदी. ठीक है. यहाँ आ गया ये आ गया जॉर्डन, ये है कुवैत, दिस इज़ इराक. ठीक है. ये है ईरान यहाँ पे है. मैं अभी सही से नहीं बना रही हूँ. फिर यहाँ पे आ गया जाएगा क्या? बहरीन आएगा कि कतर आएगा बताओ? फिर यहाँ पे बहरीन आ जाएगा, कतर है वहाँ ऊपर, कतर बहरीन. और यहाँ पे देयर इज़ UAE एंड देन दिस इज़ द पेनिनसुला जिस पे कौन है? या एक साइड यमन है, एक साइड ओमान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. ये सारी कंट्रीज़ हैं. आपको पता होना चाहिए कि कंट्रीज़ के बारे में. तो अब बताओ GCC में कौन नहीं होगा? भाई इज़राइल तो होगा नहीं. ठीक है. किसी भी कीमत पे इज़राइल नहीं हो सकता. इज़राइल गया. मैं एलिमिनेशन बता रही हूँ क्योंकि इज़राइल इज़ द परमानेंट एनिमी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, राइट. देन वी हैव यमन. अब यमन में जो सऊदी वर्सेस UAE का एंगल है, जो उन्होंने वहाँ पे सिविल वॉर क्रिएट करके रखी है, तो ऑफ कोर्स यमन भी नहीं आएगा, राइट. अच्छा, ईरान के इनमें से किसी के साथ रिश्ते हैं ही नहीं. आपने देखा है अभी वॉर हुई तो ईरान ने पटक पटक के सबको मारा, सबके ऊपर मिसाइलें छोड़ी हैं, तो ईरान हो ही नहीं सकता. समझ आ रहा है ना एलिमिनेट कैसे करना है, कि एलिमिनेशन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. अब ईरान है तो, और दूसरी बात, एक टाइम पे इराक पे भी जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी एंड देन USA का ऑपरेशन था वो सब, तो इराक भी नहीं हो सकता. समझ आ गया. अब कौन कौन सी कंट्रीज बची? सऊदी तो होगी ही होगी, UAE भी होगी, भले अभी इनके बीच में ब्रेकअप और टेंशन चल रही है. कतर भी आएगा, बहरीन भी आएगा, कुवैत भी आएगा, ओमान भी आएगा. ठीक है. तो कौन नहीं है इस पेनिनसुला में से? ओह सॉरी, मैंने रब कर दिया, आई एम सॉरी. कौन नहीं है इस पेनिनसुला में से? ईरान एंड इराक. सो 2 and 3 सी इज द आंसर. और अभी ओपेक प्लस को किसने छोड़ा है? UAE ने छोड़ा है. तो अभी एक क्वेश्चन, जैसे सपोज करो मैं आप लोग से पूछ लूँ कि ओपेक जो है ये ऑयल को कंट्रोल करने वाला कार्टेल सिस्टम है, क्या इसमें सिर्फ गल्फ कंट्रीज ही आती हैं? तो आंसर होगा नो. अच्छा, ये ऑयल से रिलेटेड है तो क्या इसका हेडक्वार्टर गल्फ में सिचुएटेड है? तो आंसर होगा नो. वियना में वो हेडक्वार्टर स्टैब्लिश है. ठीक है. सो आने वाले करंट अफेयर्स में मैं आपको ऐसी ऑब्जेक्टिव तरीके से बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
चलिए जी, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, यही ले लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपको पता है 1990s के बीच की बात थी, जब हमारे एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट थे, एक थे हमारे सेन अमर्त्य सेन एंड द पाकिस्तानी वॉज महबूबुल हक, ठीक है। सो फर्स्ट इज द आंसर। चलिए जी, इंपॉर्टेंट हो गया, समझ आ रहा है, देख के ही पता चल गया होगा कि पासेस ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी यूपीएससी के लिए ना, यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए इंडियन ज्योग्राफी में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैपिंग, और यूपीपीसीएस के लिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो इम्पॉर्टेंट है ही है। वैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पता नहीं क्यों यूपी, मतलब चलो ठीक है, इस कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं पढ़ते, चलते क्वेश्चन की तरफ। चलो, लीपू लेक पास पता होना चाहिए। 2023 और 2022 के बीच में नेपाल वर्सेस इंडिया थोड़ा सा इशू हुआ था। वाई? बिकॉज नेपाल ने एक मैप इशू किया था, और उस मैप में उन्होंने उत्तराखंड की कुछ टेरिटरी लीपू लेक पास पे अपना क्लेम बताया था, और वो क्लेम उनने कहा था 1816 में जब ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी, उस बेसिस पे काली नदी से रिलेटेड था कि काली नदी की ईस्ट साइड किसकी टेरिटरी होगी और वेस्ट साइड किसकी टेरिटरी होगी। बट उस नदी को जब इनने पैरामीटर बनाया, नदी ना टाइम के साथ साथ अपना कोर्स चेंज करती है, तो बॉर्डर्स भी चेंज होंगी, राइट। तो चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। बैकग्राउंड मिल गया, लीपू लेक पास समझ में आ गया। क्या लद्दाख में है? नहीं। किस में है? उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला पास सिक्किम में है, करेक्ट। सिक्किम में 3 पास हैं, नाथुला, नाकुला, जिलिपला, ठीक है, ये 3 पासेस हैं, ओके। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, करेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 पास हैं, ओके, मुझे एक और का नाम याद नहीं है, सेला पास, सेला टनल आपने सुना होगा। तो बॉम और सेला 2 मुझे याद है, एक मैं रिवाइज करके आपको बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज शिपकिला, हिमाचल प्रदेश में है, यस। शिपकिला पास ही है जिससे सतलज नदी इंडिया में एंटर करती है, ठीक है। तो 2, 3, 4 इज करेक्ट, सो आंसर ए इज करेक्ट। चलिए जी नेक्स्ट पे। हाँ, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है, एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल लास्ट ईयर पुट द रिप्रेजेंटेशन इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन सही है, एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है जी। तो हमें पता है अबंडेंट सोर्स ऑफ सनलाइट है सूरज मामा, ये रहे सूरज चचा, ठीक है, हंस रहे हैं एकदम तमतमाते हुए, रेडिएशन दे रहे हैं। तो प्लांट क्या पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा? नहीं भाई, 1% ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ठीक है, ओके। एंड 10% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रीचेज द नेक्स्ट हायर लेवल। ये क्या है? ट्रॉपिक लेवल पे रीच करता है, ऑर्गेनिक मैटर ही तो रीच करता है, और इसको क्या बोलते हैं? लिंडमैन्स का लॉ बोलते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। आई डो नॉट नो व्हाई पीपल पुट द रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ साइंस, एंड ये ना घटना चक्र से उठ के आया था डायरेक्टली, और जहाँ पर भी जो भी चीज़ घटना चक्र से इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही दूंगी, ठीक है। सो हमें पता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए पेप्सिन जो एंजाइम है जो स्टमक में सिक्रीट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ए इज द ऑप्शन। घटना चक्र इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट डिनाइंग कि घटना चक्र इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट NCERT is also important, but लक्ष्मीकांत योर स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर कोई आपको ये बोले ना कि सिर्फ घटना चक्र करके चले जाओ, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बिकॉज देखो एग्ज़ाम का पैटर्न बदल रहा है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आएगा, माइंड में ये बना लो, और एग्ज़ाम लेंदी भी आएगा। सो कोई भी कमीशन हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, दे डू नॉट वांट यू टू लाइक, मतलब फ्री में तो कुछ नहीं दे देंगे ना, यू हैव टू फाइट फॉर इट, राइट। सो प्लीज माइंड में बना लो दैट यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू गेट क्लियर इन दिस एग्जाम। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन ओर। मैंने क्या बोला था? इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के स्टेट्स। गुरु महासानी कहाँ पे है? नोआ मुंडी कहाँ पे है? कुद्रेमुख। चलो जी इसको शुरू करते हैं। कुद्रेमुख बिना देखे कर्नाटका में लगा देना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये बात। दिस इज एंड आई गेस ये क्वेश्चन भी घटना चक्र से सॉल्व हो गया था आराम से, ठीक है। चलो डी का 2। चलो जी, बैला डिला छत्तीसगढ़ में आता है,
राइट, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, तो बी का 4। आंसर पे हम आ चुके हैं, ठीक है। गुरु महासानी उड़ीसा में है, एंड दिस नोआ मंडी झारखंड में। सो बी इज द आंसर, एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली बाय इफ यू हैव प्रिपेयर इट फ्रॉम द घटना चक्र। सो गाइस प्लीज ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी घटना चक्र से छोड़ना नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तो बिम्स्टिक से ना पता नहीं क्या इन लोगों को प्यार हो गया, यूपीएससी और यूपीपीसीएस वालों को। हर साल बिम्स्टिक से क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी 2025 में भी यूपीएससी में बिम्स्टिक से क्वेश्चन था, और इस साल तो उन्होंने मतलब पता नहीं क्या ही पूछा है, बिम्स्टिक के सारे रीजन्स वगैरह। बिम्स्टिक मतलब मुझे इस नाम से चिढ़ होने लगी, इतना क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। चलो जी चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट द मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो नाम पे जाओ, बे ऑफ बंगाल के रीजन का, ठीक है, ये रीजन है, ठीक है। इंडोनेशिया अलग हो गया, ठीक है, इंडोनेशिया अलग हो गया, वहाँ नहीं जाना है। सो ये तो गया, ठीक है, जहाँ ये ए भी हो सकता और ये भी हो सकता। थाईलैंड होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, ऑफ कोर्स होगा, यहाँ पे पड़ रहा है ना थाईलैंड, थाईलैंड है। सो इसे मैं एलिमिनेशन से करना बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो थाईलैंड है, तो आंसर जो होगा वो सिर्फ ये हो जाएगा, ए, इंडोनेशिया नहीं है। अब बिम्स्टिक की कंट्रीज में आपको बता देती हूँ, ऐसे याद करो। बी फॉर बांग्लादेश, बी फॉर भूटान, भूटान है दो, भूटान कोई बे ऑफ बंगाल में नहीं आता है, बट ये बे ऑफ बंगाल एक ब्रॉडर एरिया में ले रहे हैं, उस सिर्फ उस रीजन की कंट्रीज। तो B1 B2 बांग्लादेश भूटान। इंडिया तो आएगा ही, पूरा बे ऑफ बंगाल ही इंडिया का है, ठीक है। म्यांमार आएगा, यस आएगा, नेपाल भी आ जाएगा, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ठीक है, समझ गए। 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज में एक बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, ये तो याद ही हो जाएगा, एंड देन श्रीलंका। आप लोग ये समझो श्रीलंका अरेबियन सी में है, कुछ ऐसा है नहीं, श्रीलंका है इसका पार्ट, ठीक है। चलो तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, जैसे अभी मैंने आप लोग को बताया था ना लीपू लेक पास से रिलेटेड, नेपाल से रिलेटेड जो थी, अब आप यहाँ देखो ट्रीटी ऑफ सगौली आ गई, समझ आया। तो ट्रीटी ऑफ सगौली इंपॉर्टेंट है इस रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो इसको हमने ये हिस्ट्री वाले सेक्शन में कवर कर लिया था, हिस्ट्री में हमने कवर कर लिया था, गो एंड चेक दैट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन पे बेस्ड है, और हमेशा याद रखना रीजन से पहले बिकॉज ऐड कर लेना, वरना चांसेस हैं कि आप गलत इंटरप्रेट कर लो, ठीक है। पॉवर्टी लाइन डिफर अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज, यस सही बात है, बिकॉज द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, यस सही है, ANR इज करेक्ट। पॉवर्टी लाइन ज़रूरी नहीं ना कि जो हम, जैसे सपोज करो वर्ल्ड बैंक ने कोई डेफिनेशन दे के रखी है, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो, लेकिन क्या जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन इंडिया में होगी, क्या वही एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री में होगी? नहीं, राइट, डिफर होगी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, राइट। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट साइंस, जनरल साइंस, एंड मैं ना अपने बारे में बता देती हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, राइट। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। जनरली एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज यूज्ड एज अ मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर, यस इट्स करेक्ट, और इसको सोल्डर भी बोलते हैं, सोल्डरिंग, अगर आपने सुना हो ये चीज़ तो सोल्डरिंग बोलते हैं। इसमें ओम्स लॉ एक फॉलो होता है जिसमें बोलता है I²R। I²R क्या है? जब भी करंट फ्लो करे किसी भी वायर में, उस वायर में ना उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए सॉरी, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। ये नहीं मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, मैं इसको एग्जाम्पल मतलब बता रही हूँ। देखना, सपोज करो आपके घर में फ्यूज़ वायर है, आपने देखा होगा फ्यूज़ वायर है, वो बहुत पतला होता है, ठीक है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। उसको मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों होता है, रखा जाता है उसका, ये नहीं कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आए और घर के फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब फूक जाएं और तुम फ्यूज़ वायर वैसे का वैसे ही रहे। नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं होता है। फ्यूज़ वायर जो होता है बहुत पतला होता है, उसकी रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए,
साथ ही साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, वरना ये नहीं कि घर में सब उड़ गया और ये बचा हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं करते। चलिए जी, इस पे आते क्वेश्चन पे। हाँ, जनरली एन alloy of lead and tin is used for as a material as for fuse wire rest, correct. Alloy or reason, because alloy of lead and tin has higher melting point than copper and aluminium. No, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ठीक है। द मटेरियल जो यूज़ करते हैं हम, उसमें हमें हाई रेसिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट चाहिए, तो रीज़न रॉन्ग हो जाएगा और स्टेटमेंट सही है, तो ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जी, इस क्वेश्चन पे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। नॉट पे बहुत पिछले साल ना नॉट करेक्ट बहुत पूछा गया था, उस साल हो सकता है इस साल वो करेक्ट पूछ ले, दोनों तरीके से खुद को तैयार करो, ठीक है। चलो जी, इंटरनेशनल ओजोन डे 16 सितंबर, ये सही है। पता है क्यों सही है? क्योंकि इसी दिन कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इट केम इनटू इफेक्ट। समझ आ गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये सही है। ओके, हियर इट इज। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबको ही पता है, अब तो बच्चों वाली बात हो गई है, बहुत पेड़ लगाए होंगे आप लोगों ने, 5 जून, राइट। देन सॉरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 22 मार्च। एक्चुअली मुझे ना ये याद था, मैंने एक ट्रिक डेवलप करी थी, मेरे किसी नोन का बर्थडे जो होता है इसी के आसपास होता है, सो आई रिमेंबर दैट, और 22 मार्च के आसपास होता है, सो 22 मार्च इज समवेयर रिलेटेड टू वाटर डे, राइट, वर्ल्ड वाटर डे से रिलेटेड है, ठीक है। ये मुझे याद था, ये घटना चक्र में दिया है, घटना चक्र एनवायरमेंट की जो है ना, उसमें ये सब, ये फालतू, सॉरी आई एम नॉट सेइंग फालतू, बट ये सब चीज़ें, इतना स्टैटिक भी पूछना थोड़ा फालतू ही चीज़ है। यू शुड चेक द एनालिटिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है। सो मुझे पता था 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे, सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे तो है ही नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या है, अब ये भी याद कर लो। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च है, 3 मार्च को पड़ता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो जी, ये क्वेश्चन इज अबाउट द सिटीज एंड द रिवर्स। कौन कौन सा सिटी पे है, नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। बुडापेस्ट डेन्यूब, तो ये सही है, और डेन्यूब रिवर जो है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट नहीं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, और ये 10 कंट्रीज से फ्लो करती है, ठीक है। और ये ड्रेन करती है, अपना माउथ इसका है ब्लैक सी में, और ब्लैक सी न्यूज़ में बहुत है, तो ब्लैक सी की कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बर्गर टी से मैंने याद करा था, ठीक है, बर्गर टी से मैंने याद किया था। मैं नेक्स्ट ट्रिक जब आएगा ना, हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तब मैं उसमें आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं इस पे। समझ आ गया, डेन्यूब जो है ब्लैक सी में जाती है, और बुडापेस्ट उस पर। कोलोजनी सिटी जो है वो राइन रिवर पे, ये जो है ना जर्मनी की सिटी है, और ये राइन पे है, ये भी करेक्ट है। तो एक सेकेंड, 1 और 2 तो सही है, तो इसमें इसमें नॉट करेक्ट पूछा है, तो जहाँ 1 और 2 होंगे वो तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, तो 2 भी है, तो एलिमिनेशन से जाएंगे तो ये हो जाएगा। हैदराबाद जो है पलेरू पे नहीं, मूसी पे है, और मूसी जो है कृष्णा की, ये रही कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी की, ये कौन सी बैंक वो है, कौन सा है, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक है ना, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो मूसी कृष्णा, मूसी हैदराबाद इज ऑन मूसी रिवर, ठीक है। और ये न्यू ऑर्लियन जो है, सॉरी नहीं, मिसिसिपी पे है, तो 3 and 4 इज द आंसर। चलिए जी नेक्स्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन वाला है, बिकॉज लगा लेना। द हिमालयाज फॉर्म सोर्स ऑफ सेवरल लार्ज पेरेनियल रिवर, सदाबहार, पेरेनियल का मतलब पता होना चाहिए, जो हमेशा रहे, पेरेनियल, ठीक है, हमेशा बहती रहती है, ठीक है। हाँ, बिकॉज वो मॉनसून डिपेंडेंट इतनी नहीं है, हिमालयाज में ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, नदी में पानी आता है, और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने का रेट इंक्रीज हुआ तो नदी में पानी बढ़ेगा, तो इससे फ्लडिंग के जो चांसेस हैं लो लाइंग एरियाज में वो इंक्रीज होंगे। एंड दिस वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखो ना, तो किसका, दिल्ली में जो लो लाइंग दिल्ली है वहाँ पे यमुना का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इवन यूपी में भी, आगरा में हुआ था ये चीज़,
आपने नोटिस किया होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर की न्यूज़ है, ठीक है। सो ये सही है। द हायर रेंजेस ऑफ हिमालय स्नो कवर थ्रू आउट द डे बिकॉज द हायर रेंजेस ऑफ हिमालय स्नो कवर्ड, और स्नो मेल्ट होएगी तो नदी में पानी आएगा। गौमुख, गंगोत्री और यमुनोत्री से बंदरपूंछ ग्लेशियर हुआ, सारी जितनी भी रिवर्स हैं, ठीक है। तो ए एन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion रीजन पे बेस्ड है। इंडिया सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG। दूसरी बार SDG कर रहे हैं हमने। लास्ट वीडियो जो डाली है ज्योग्राफी वाली, उसमें SDG गोल्स को मिलाने के लिए आया था। 1 पॉवर्टी, 3 हेल्थ, 6 वाटर सैनिटेशन। कल हमने ये क्वेश्चन किया था गाइस, प्लीज रिवाइज दोज SDG गोल्स, ठीक है। सो इंडिया सक्सेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDG गोल, करेक्ट, बिकॉज India accounts for nearly 1/6 of the total population of this statement is correct. India has 1/6 of the population of the world, that is somewhere around 17 to 18%, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन, अब ये भी सही है, ये भी सही है, हमें आंसर मिल गया सही कि बी, तो बी, ठीक है। बट इससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब हमें चाहिए। पॉपुलेशन की बात आ गई है, करंट अफेयर्स पे हमें जाना होगा। पॉपुलेशन से रिलेटेड टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट रेट, एजिंग पॉपुलेशन। लास्ट ईयर 2025 में या 2024 में आई थिंक UPSC में ये सवाल आ चुका है कि कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जा रही है। आपको पता होना चाहिए, दैट इज जापान, इटली, साउथ कोरिया। यहाँ पे लोग बच्चे पैदा करना चाह ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। सो आपको ये पॉपुलेशन से रिलेटेड ये सारा आइडिया होना चाहिए। प्लस अभी सेंसस भी होने वाला है, ठीक है। रफली इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन क्रॉस कर ही चुकी है, और अराउंड 2070 तक, 2070 हमारा नेट ज़ीरो टारगेट ईयर भी है, ठीक है। और 2070 तक एलॉन मस्क का भी अभी इंटरव्यू आया होगा, आपने देखा होगा कि 2070 के बाद ना हमारी पॉपुलेशन बहुत ड्रास्टिकली डिक्रीज करेगी। सो अब आपने इससे रिलेटेड एक और करंट अफेयर्स भी आपने देखा होगा। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये सोसाइटी से, अब मैं इसको मेन से लिंक कर रही हूँ तो प्लीज़ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला है कि 25,000 रुपये इंसेंटिव देंगे उन औरतों को जो बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगी। और अब इसमें सोसाइटी का एंगल देखो कि आप एक टाइम पे औरत को डिस्करेज करते थे टू हैव लेट्स किड्स। अब आप उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करोगे जस्ट मॉनेटरी बेनिफिट के लिए, बिकॉज आपके स्टेट का जो अब टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.9 से भी नीचे चला जा चुका है, राइट। इसके साथ तो क्या कंसेंट ऑफ वुमेन, एक सोसाइटी का एंगल, सोसाइटी से रिलेटेड ये बात आ गई। सोसाइटी जो टॉपिक है GS पेपर 1 में। सो मैं ना करंट अफेयर्स इतना एकदम मस्त वाला हम लोग पढ़ेंगे, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, एंड प्लीज फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। सो इतना कुछ मैंने इसमें बता दिया है। क्वेश्चन का आंसर था, जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन का आंसर वॉज बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट हो जाता है करेंट्स। अब नॉट पूछा है। सबसे अच्छी बात पता है इन पेपर्स की क्या है, इनने नॉट को ना बड़े बड़े अक्षरों में लिख के बैठे हैं, नॉट, ठीक है। तो नॉट अ कोल्ड करंट। कोल्ड करंट क्या होता है पहले तो ये पता हो, वार्म करंट क्या होता है, और जहां पे ये दोनों मीट करते हैं ना, कोल्ड करंट और वार्म करंट जहां मीट करते हैं, वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। जापान इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, दिस वन, क्या नाम है इस कंट्री का, कनाडा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। देयर वन कंट्री ऑल्सो, अर्जेंटीना का कोस्ट है, वो भी एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। ये फेवरेट फिशिंग ग्राउंड्स है बिकॉज यहाँ पे कोल्ड करंट और हॉट करंट, वार्म करंट आके मिलती है। अब चल लेते हैं इन पे, क्वेश्चन पे। नॉट अ कोल्ड करंट, ठीक है। अगुलास, ब्राज़ील, हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया। तो पहले तो अगुलास करंट जो है ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के इस साइड है अगुलास और अगुलास करंट, ठीक है, और इस साइड है बेंगुएला करंट, राइट। तो अगुलास करंट जो है वो वार्म करंट है। और एक चीज़ याद रखना, जस्ट अ सेकेंड, कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे मोस्टली, अब ये बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंड, चलो इसको छोड़ते हैं, जब ज्योग्राफी आएगा तब बताएंगे, ठीक है। तो अगुलास जो है वो वार्म करंट है, आपको बता दिया। ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील के कोस्ट पे
होता है और ये वार्म करंट है, ठीक है। तो ये 1 और 2 वार्म करंट है। हम्बोल्ट जो है वो पीरू कोस्ट पे है, और अब तो पीरू कोस्ट जो है वो न्यूज़ में भी हो जाएगा। क्यों? एल नीनो ईयर है, इसको पे एक वीडियो बना के डिस्कस करेंगे हम। तो हम्बोल्ट करंट इज कोल्ड करंट, कैलिफोर्नियन करंट इज कोल्ड करंट। कैलिफोर्नियन करंट की वजह से ही डेजर्ट बनते हैं, हम्बोल्ट करंट की वजह से भी एक डेजर्ट बनता है। कहाँ पे? चिली के पास, अटकामा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? और एक आध दो डेजर्ट हैं, नाम बताना साउथ अमेरिका की डेजर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये कैलिफोर्निया करंट की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स में भी डेजर्ट्स बनते हैं। अब आप मुझे उनके नाम बताओगे। 3 तरीके के डेजर्ट्स हैं, ठीक है, 3 नाम है उनके, ठीक है। यहाँ पे यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे बनते हैं। तो प्लीज़ डू शेयर देयर नेम्स। सो हमें पता चल गया है कि 3rd और 4th जो है वो कोल्ड हैं। तो ये बोल रहा है जो कोल्ड नहीं है तो 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, चलो जी इस पे आते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड, आपको पता होगा एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का नाम आप बताओगे। मिल्क के अंदर वो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, लैक्टोज शुगर भी बना देता है। और काफ़ी आजकल आपको एक वर्ड भी आजकल ट्रेंड में चलता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट। ये वो लोग होते हैं जिनसे दूध दही और घी वगैरह पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उनके गट फ्रेंडली बैक्टीरिया उनका साथ नहीं देते, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड कर्ड करेक्ट है। टार्टरिक एसिड ग्रेप्स, अब जो टार्टरिक एसिड है ना, मैंने इसको कैसे याद किया था बेसिकली, मुझे टी फॉर टार्टरिक और टी फॉर टैरमेंट, क्या? इमली, ठीक है, मैंने इसे याद किया था। तो जो टार्टरिक एसिड है वो ग्रेप्स में भी होता है, वो इमली में भी होता है, वो बनाना में भी होता है, ठीक है। तो 1 और 2 तो करेक्ट है, क्वेश्चन में नॉट पूछा है, याद रखना। एसिटिक एसिड पोटैटो, एसिटिक एसिड ना विनेगर को कहते हैं, बड़ा पंजेंट स्मेल आती है, बड़ी बदबू सी आती है, सार टेस्ट होता है। वो पोटैटोज में नहीं, विनेगर वगैरह में यूज़ होता है, और अचार की प्रिजर्वेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो सी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलिए जी। असर्शन रीजन पे बेस्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रेजेंट टाइम शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है, बिल्कुल सही है। एजेंडा 21 वॉज साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1995, नहीं 1992 रियो समिट में 5 चीज़ें हुई थी, UNFCCC, UNCBD, UNCCD, एजेंडा 21 एंड फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ठीक है। ये 3 बाइंडिंग थे, ये 2 बाइंडिंग नहीं थे, और तो रीजन इज रॉन्ग, सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। So this question is controversial. I do not know why UPSC had given a wrong answer for this, because ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडियन ओशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? जितना मैंने पढ़ा है ये सही है। इट वॉज कॉल्ड बाय द एंशिएंट ग्रीक्स एज एरिथ्रियन सी, ये सही है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी एक अननोन ऑथर की किताब है, जो इंडियन ओशन और इंडियन ओशन में प्रेजेंट कंट्री दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, और उस टाइम पे बेस्ड, एंशिएंट टाइम में बेस्ड रूलर्स के बारे में मेंशन करती है, दैट इज चोला वगैरह, संगम एज के बारे में बताती है, पुराने ज़माने की किताब है, और ये सही है मेरे हिसाब से। इट स्प्रेड्स ऑन द ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, तो आपको पता है इक्वेटर ये है और इंडियन ओशन दोनों तरफ है, ठीक है। ये चलो, तो फॉर मी इट्स डी। चलो, दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम NCERT, ये NCERT से है, एंड आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन कि ज्योग्राफी की NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज प्लीज़ डू नॉट स्किप देम, ठीक है। ये बोल रहा है वर्ल्ड की जो वाटर सप्लाई है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो टोटल वाटर है ना वर्ल्ड का, एक सेकेंड मैं इसके लिए नई स्लाइड ऐड करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस, टोटल सप्लाई ऑफ वाटर, वर्ल्ड का टोटल वाटर जो है 100% है सपोज करो, तो उसमें से 97% इज सॉल्टी, और ये ओशन वाटर है, ठीक है। 3% वाटर ही फ्रेश वाटर है, ठीक है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देती हूँ। चलो जी, अब ये 3% वाटर भी कैटेगराइज्ड है कि इस 3% में भी किसका शेयर सबसे ज़्यादा है। तो
तो इस 3% में सबसे ज़्यादा शेयर 68% शेयर जो है ना वो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स का है। ठीक है, आइस कैप्स एंड सॉरी एक सेकेंड, पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, सॉरी फॉर माई राइटिंग। ठीक है, देन जो 68% है उसके बाद 30% जो है, 30% जो है, सॉरी 30% जो है वो आता है ग्राउंड वाटर। काफी लोग को लगेगा नदियां हैं, नहीं, ग्राउंड वाटर। 3% में सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन पोलर आइस कैप्स हैं, देन 30% ग्राउंड वाटर है। अब ये देखो 68 और 30 कितना हुआ, 98 हो गया। अब जो बचा हुआ है ना 1% या 2% जो बचा हुआ है, अब उसका कैटेगराइजेशन करते हैं। इस 2% में हमारी रिवर आती है, स्वैम्प आता है, लेक्स आते हैं, और इनमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो लेक का है। सीक्वेंस अगर देखेंगे हम, लेक्स का है, फिर स्वैम्प्स का है, स्वैम्प्स मतलब दलदल का है, एंड देन रिवर का सबसे कम परसेंटेज है। समझ गए आप लोग? तो अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे ज़्यादा डिसेंडिंग ऑर्डर में ओशन का कितना था, ओशन का कितना था 97%, समझ आ गया। और मैंने क्या बताया था, रिवर्स का सबसे कम है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे सबसे कम, तो सबसे डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, तो पहले तो आ जाएगा ओशन और लास्ट में आ जाएगा रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, तो या तो सी होगा या तो बी होएगा। फिर इसके बाद आता था कौन सा, पोलर, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3% फ्रेश वाटर है, और उस 3% फ्रेश वाटर का 68% तो पोलर आइस कैप्स है और 30% क्या है, ग्राउंड वाटर है। तो पोलर आइस कैप्स, तो 1 3 4 2 सी इज द आंसर। ठीक है, ऐसे हमें को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, बहुत न्यूज़ में था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में हम पानी नहीं जाने देंगे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। डैम्स इंपॉर्टेंट थे, चेनाब नदी के डैम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैटल डैम और पता नहीं बहुत सारे डैम्स हैं, प्लीज़ डू रिवाइज देम। ठीक है, बगलिहार डैम, चेनाब नदी, और इस साल तो नर्मदा नदी में जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो बागी डैम, बरगी डैम करके जो जबलपुर में जो था, अब तो वो न्यूज़ में भी आ चुका है। सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन ऑन दैट ऑल्सो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस में पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो बगलिहार नॉट करेक्ट पूछा है पहले तो। ठीक है, बगलिहार डैम चेनाब पे है, पंदो डैम जो है ना ब्यास पे है, ब्यास रिवर पे। तो अगर आपको सिर्फ पंदो डैम पता है ना तो आप एलिमिनेशन पे पहुंच जाओगे और डी आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे। लास्ट ईयर ये बहुत कॉमन था, इंटरनेशनल बुकर प्राइज भानु मुश्ताक और दीपा जी को, तो 1 और 2 इज द आंसर। और इसी के साथ हमने यूपीपीसीएस के मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया है क्योंकि वो उस साल के करंट अफेयर्स थे जो आई डोंट थिंक कि अब इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा भी इंक्रीमेंट हुआ आपकी नॉलेज में, सो गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लस मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं काफ़ी सारे अच्छे अच्छे इनिशिएटिव आप लोग के लिए लाऊंगी, जिसमें मैं आप लोग को थोड़ा सा आपका जो नॉलेज है, या तो नॉलेज इंक्रीमेंट में हेल्प कर सकूं या फिर आपके जो रिवीजन है उसमें हेल्प कर सकूं। सो फॉर दैट you have to subscribe to my channel and follow me on Telegram as well. With this, I'm signing off. See you soon with the another video. Thank you. Bye.